डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, और जो भी इसे प्राशन कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, उसकी जिंदगी भी शेरनी की तरह दहाड़ने वाली हो जाती है। माने जहां पे भी आप जाते हो आपको आदर की नजरों से देखा जाता है, ये सत्य बात है। किंतु यह बात मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बड़े बड़े लोग जो विद्वान थे, वो उस समय विद्वान क्यों थे? कि बाहर जाके पढ़ के आए थे, भारत में उतनी एजुकेशनल प्रणाली नहीं थी। आज भी कई लोगों को भारतीय शिक्षा प्रणाली पसंद नहीं है, जाना चाहते हैं बाहर, बनाना चाहते हैं अपना करियर इंटरनेशनल रिलेशन में, तो इसकी पढ़ाई किस तरीके से की जाए, तो ये सारा मतलब लेखा जोखा इसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है। तो हमने सोचा अनिकेत तिवारी को बुला ले, इस विषय के बारे में उन्हें व्यापक रूप से समृद्ध हैं। तो ऐसा क्यों है, स्वयं भी पढ़ाई कर रहे हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें लगा इनसे बढ़िया इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो नमस्ते अनिकेत, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसे हो भाई, ये बता दो पहले। हाँ, हम तो एकदम ठीक है और तैयारी भी ठीक ठाक चल रही है। हाँ, तो अनिकेत, मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना, ये जो फील्ड है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप ये वो, तो आप रुचि कैसे डेवलप हुई, कब से हुई, ये बताइए पहले, बाद हम विस्तार चर्चा करें। एक यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स करके, तो वो रोज कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड में जो भी कुछ होता है, जो बड़ा इवेंट होता है, जो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मतलब जैसे कुछ आर्थिक गतिविधियां किसी देश की सामरिक और राजकीय गतिविधियां, तो वो वीडियो डालते रहते हैं। तो मैं उनके वीडियो देखता रहता हूँ, उससे मेरा इंटरेस्ट जागा, और ये जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इसकी ओर आपका रुझान है, इस तरीके से बढ़े, जैसा आपने कहा। IAS ऑफिसर्स या कोई कॉन्सुलेट में काम करते हैं, एम्बेसी में काम करते हैं, ऐसे लोगों से सामना होता है, तो अपना भी नॉलेज बढ़ता है, और अपना मतलब अपना बात करने का स्टाइल और ये इम्प्रूव होता है, पर्सनालिटी तो होती है। हाँ, पर्सनालिटी। अनिकेत, मतलब ये मेरा ना साधा सा क्वेश्चन है जो एक कॉमन इंसान के दिमाग में आ सकता है, वही मैं अभी पूछ रहा हूँ। जैसे समझ में आता है भारत में हो रही घटनाओं की जानकारी हम लोगों को होना चाहिए कि हम इस देश में रहते हैं और क्या चल रहा है, लेकिन हमको बताओ दोस्त, इसको थोड़ा सा कॉमन और सिंपल करके बताना ताकि कॉमन इंसान की समझ में आ सके। हम लोगों को दुनियादारी के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए, इससे क्या मतलब, क्या खास होगा, क्या फायदा है कि दुनिया भर के बारे में पढ़ते रहूं, जानकारी रखूं दुनिया में क्या हो रहा है, तो इससे क्या संबंध है, ये थोड़ा सा बता दो हमको। 1991 से लेकर ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत। तो ग्लोबलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि एक देश, जैसे अभी हम दूसरे देश से कुछ इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, और कोई देश से हमारी राइवलरी होती है, कुछ भी होता है। जैसे अभी हमारे टमाटर वगैरह के एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने बैन कर दिए, तो उन लोगों को, जैसे वो जो बिजनेसमैन होते हैं, तो उनको दूसरा ऑप्शन चुनना पड़ेगा कि अब यहाँ से बैन हुआ है तो दूसरे कौन से देश में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें आम आदमी पर भी इफेक्ट पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों से। जैसे अभी यूक्रेन वॉर हुआ है, तो कई जो बच्चे थे अपने इंडिया के, वो यूक्रेन में गए थे पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल स्टडीज़ के लिए। तो ये जो बच्चे थे वो आम आदमी के ही थे, अपर मिडिल क्लास के, तो उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके बच्चे सेफ है या नहीं। तो इसलिए ये इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स का स्टडी करना जरूरी है। निश्चित रूप से भी इसकी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए।
बहुत बढ़िया बात की, हमने बहुत आसान भाषा में समझाया कि आपको सभी को समझ में आ जाए कि एक कॉन्सेप्ट होता है बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट में ऐसा बताया जाता है कि बटरफ्लाई जो है यहाँ छोटी सी होती है, बटरफ्लाई पंख फटफटी, तो दुनिया में असर सब तरफ देखने को मिलेगा। यूक्रेन पेट्रोल डीजल वगैरह सब दाम बढ़ रहा है, रसिया से निकल, छोटी छोटी चीज मायने रखती है। चलिए अब आते हैं हमारे मुद्दे पे और जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम एक बार फिर से सिंपलीफाई करके ये बता दिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होती है अनिकेत। इंटरनेशनल रिलेशनशिप ये होती है कि जैसे एक देश के साथ अपने संबंध कैसे है, मतलब जो अपना रीजन है, एशिया रीजन है, जैसे हम साउथ एशिया में आते हैं, तो साउथ एशिया में 8 कंट्रीज है, तो इनके साथ हमारे रिलेशन कैसे है और ये रिलेशन कैसे ठीक होने चाहिए, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल स्टडीज। और इंटरनेशनल रिलेशंस जो देश अपने बीच में ट्रेड से, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे नेटो एक सिक्योरिटी डायलॉग है, सिक्योरिटी कलेक्टिव सिक्योरिटी है, तो नेटो जैसा ग्रुप होते हैं जो अपने डिफेंस के लिए, जैसे कि कोई दूसरा देश अगर किसी देश पर हमला करता है तो वो सभी देशों पर अटैक माना जाएगा। तो ये इनका रिलेशन है कि अंडरस्टैंडिंग है कि ये हम अपनी सुरक्षा के लिए ये ग्रुप बनाया है, ग्रुप बनाया है, पॉलिसीज बनाई गई है, नीतियां बनाई गई है, मतलब एक दूसरे की सेफ्टी के लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई किसी का बड़ा दुश्मन नहीं होता है ज्यादा दिनों तक। जैसे जापान को देख लो, आज अमेरिका के साथ मिला, ये भी थोड़ा सा समझा लो। हाँ, अभी चाइना के साथ हमारी बॉर्डर में वॉर है, फिर भी हम चाइना के साथ $100 बिलियन से ऊपर का ट्रेड करते हैं। तो ये मतलब जैसे हमें भी कुछ चीजों की जरूरत होती है, उनको भी कुछ चीजों की जरूरत होती है, और सबकी जरूरत ये पूरी करने के लिए हमें रिलेशंस रखना जरूरी है। और आज तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो इंटरनेट और इसके इंटरनेट वगैरह के जमाने में हम अकेले नहीं रह सकते हैं। अकेला एक वो है नॉर्थ कोरिया जैसा देश है, वो भी कुछ ना कुछ देशों के साथ संबंध रखता ही है, जहाँ पे इंटरनेट वगैरह बैन है फिर भी। तो निश्चित रूप एक बहुत ही जरूरी चीज है। हाँ, अच्छा अनिकेत, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जो हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक करियर इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो बताइए दोस्त कैसे बनाए, मतलब पूरा ढांचा बताइए शुरू से कि किस तरीके से स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है और क्या क्या तरकीब है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक मैसूरू में भी एक यूनिवर्सिटी है, मैसूरू यूनिवर्सिटी में भी इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट है, और लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है जैसे फरीदाबाद और JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया, ऐसे कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे ये सब्जेक्ट होता ही है। तो इसमें दो सब सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टडी विद स्पेशलाइजेशन इन पॉलिटिक्स एंड एरिया स्टडी। तो एरिया स्टडी में जैसे हम एशिया, यूरोप, ऐसे किसी रीजन को लेकर स्टडी कर सकते हैं, उसके अफेयर्स और उसके रिलेशंस और उसके जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसके बारे में हमें पढ़ाया जाएगा एरिया स्टडीज में। और वर्ल्ड इकोनॉमी में जैसे अभी IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और कई क्राइसिस आते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ाया जाएगा, जैसे हिस्ट्री में आए हैं और बाद में भी आते रहेंगे, और उनसे कैसे निपटा जा सकता है और कैसे निपटा जाया जा सकता था, और ये सब उसमें पढ़ाते हैं। और कई
डिबेट वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे जेएनयू में सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे कुछ फॉरेन के टीचर्स भी आते हैं पढ़ाने के लिए। और इंटरनेशनल स्टडीज़ में लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा मतलब महत्व होता है। जैसे अगर कोई एक आदमी इंटरनेशनल स्टडीज़ की पढ़ाई करता है तो उसे कम से कम 4-5 लैंग्वेज तो आनी चाहिए, जैसे एक ना एक 2 फॉरेन लैंग्वेज और इंग्लिश आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है, मैनेज की जाती है। आप जी थोड़ा अनिकेत जी। रिपीट कीजिए। हाँ, तो मेरा अगला सवाल अनिकेत जी आपसे यह है कि जैसे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके एलिजिबिलिटी क्या है? अभी बीए और इंटीग्रेटेड बीए और एमए कोर्स भी होता है, वो 5 साल का होता है। और बीए भी होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। जैसे हम 12वीं पास, मतलब जैसे 12वीं पास होने के बाद हम अगर हमें पक्का मालूम है कि हमें ये इसी फील्ड में जाना है तो हम बीए भी कर सकते हैं। और मास्टर्स के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। पर अभी जो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट हो रही है, एनटीए के द्वारा कंडक्ट की जाती है, वो टेस्ट इस साल से शुरू हुई है। तो वो टेस्ट देने के बाद, एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आपका मतलब मेरिट लिस्ट से आपका यूनिवर्सिटी में नंबर लगता है। और आपको पहले आपको यूनिवर्सिटी चूज करने का भी ये रहता है ऑप्शन कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। वहाँ पे सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं। और वैसे डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, जैसे एडनबर्ग वगैरह इंटरनेशनल। अगर अब हमें स्टडी करना है ऑनलाइन तो 6 महीने के 1 महीने के डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं इंटरनेशनल स्टडीज के। अनिकेत जी, भारत में इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ाने वाली सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी कौन सी है? मुझे तो लगता है कि जेएनयू ही है, क्योंकि जेएनयू एक वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है। और 1960 से उनका जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है वो काम कर रहा है, वो पढ़ाई मतलब बच्चों को सिखा रहा है। पहले उसकी जी पूरा एक एंट्रेंस, हाँ, पहले उसकी एक एंट्रेंस टेस्ट होती थी। अभी उसको कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट में, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये क्या होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट? ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक ही टेस्ट होती है। जैसे हमें एमए, एमएससी कहीं भी एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, और बीए भी, तो बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस टेस्ट होती है, जो कि 400 मार्क की 400 गुण की होती है, 2 फेजेस में। अच्छा ठीक है जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में किसी को करियर बनाना है और उस तरीके के कोर्सेज करने हैं, तो अब इसके लिए एक एंट्रेंस भी लिया जाएगा। तो वो एंट्रेंस पेपर कैसा होता है, उसमें किन किन तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और आप पढ़ाई के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि क्या पढ़े, किस तरीके से पढ़े, ये सारा ढांचा भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ज़्यादा नहीं होता है। जैसे एंट्रेंस टेस्ट में कुछ थोड़ा सा जैसे यूएन बॉडीज के बारे में पूछा जाएगा, और करंट अफेयर्स जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, जैसे वर्ल्ड अफेयर्स, मतलब जो दुनिया में दुनियादारी में हो रहा है तो उसके करंट अफेयर्स, और आपका हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके का मतलब जीएस ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा, जीएस प्लस करंट अफेयर। हाँ, जीएस प्लस करंट अफेयर।
तो सर इसकी पढ़ाई करने का आप बता सकते हैं सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इंजीनियरिंग के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि तरीका क्या है पढ़ने का, क्योंकि वो तो एक तरीके से अलग हो चुके होते हैं 10th के बाद या 12th के बाद। तो फिर किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए जीएस की? ये हालांकि इनके लिए नहीं बल्कि जीएस बहुत वास्ट है, मतलब समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप? हाँ, जीएस में आपको मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई भी किताब आप पढ़ सकते हो हिस्ट्री के लिए, और ग्लोबल पॉलिटिक्स की एक कोई भी एक अच्छे राइटर की किताब आप ले सकते हो। और करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही जाते हैं, कई मैगजीन्स होते हैं और कई पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर। हाँ, तो इससे आप नोट्स बना सकते हो और अपने टेस्ट के दौरान उसको रिवीजन कर सकते हो। जी अनिकेत जी, इस तरह से इसकी स्टडीज की जाती है। अच्छा, अब देखो अनिकेत जी, मतलब सबसे पहले तो हमने फॉर्म भरा, एडमिशन कर ली, एंट्रेंस भी क्रैक कर लिया, हमने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया। अब आसान भाषा में बताइए कि जैसे हमको किस किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, फिर इसके बाद क्या क्या बन सकते हैं हम? क्योंकि जैसे आईएफएस वगैरह तो यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होंगे, लेकिन बाकी और इसके अलावा बाकी सारी क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम लोग क्या कर सकते हैं पढ़ने के बाद? बाकी और अगर बोले तो हम जैसे इंडिया टुडे, अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स है, वहाँ पे पॉलिटिकल एनालिस्ट और कई देशों की कॉन्सुलेट्स होती हैं, तो उन कॉन्सुलेट्स में हम उनके कम्युनिकेशन में काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन चैनल में। और मतलब विद्वान बन जाएंगे आप किसी न्यूज़पेपर में, किसी न्यूज एजेंसी में, किसी काउंसलिंग में, या उनसे रिलेटेड कोई भी वो देश, उसको आपके देश के बारे में जानकारी चाहिए तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस विषय का नॉलेज है। तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन होगी आपकी, मतलब ये बढ़िया करियर है। रिस्पेक्ट के साथ साथ आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो। हाँ, और ये एक अच्छा देश सेवा का मौका है। और जैसे हम बोलते हैं कि अपने देश की संस्कृति को हम बाहर पहुंचा रहे हैं, और उनके देश की संस्कृति को भी हम अपना रहे हैं, और उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अनिकेत जी, मतलब जैसे ये इसके लिए पॉलिटी वगैरह भी पढ़नी चाहिए, तो इसका क्या सेंस बनता है? ये जानना चाहता हूँ मैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए? ताकि उस देश की राजनीति समझ में आए। हाँ, उस देश की राजनीति समझ में आए, और मतलब जैसे उस देश के कुछ लॉज भी रहते हैं, और लॉज जैसे बिजनेस रिलेटेड, अगर हमें यूएस में बिजनेस खोलना है तो यूएस के बिजनेस के लॉज क्या है वो हमें मालूम नहीं होता है। जैसे जो भी बिजनेसमैन होता है, तो वो जो कोई यूएस में कोई स्टडी किया होगा इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे उसने यूएस रीजन सिलेक्ट किया, एरिया स्टडीज में अगर उसने स्टडी किया होगा, तो उसके पास नॉलेज होता है कि यहाँ पे ऐसे बिजनेस खोलना है, ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं, और ऐसे टैक्स के लीगल एडवाइजर की तरह काम करता है ना निकेत जी? हाँ, लीगल एडवाइजर की तरह, पर वो इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। जी 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 जी, समझ में आ गया। और यदि अनिकेत जी हमसे कुछ छूट गया, क्योंकि मुझे तो इस समय यही प्रकार के क्वेश्चन ध्यान आ रहे हैं, तो कुछ छूटा हो तो आप एक बार बता दीजिए, मतलब कि और क्या क्या तरीके क्या होता है, कुछ होता है? और हम ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे वीडियोस बनाना, यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स के लिए, जैसे खुद का कुछ खोलना है तो ब्लॉग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग किया जा सकता है, ट्रैवलिंग किया जा सकता है, मतलब काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपके पास नॉलेज आ ही जाता है एक बार पढ़ने से। हाँ, है ना? तो ये तो मतलब मेरा पर्सनल सवाल है, आपको दुनिया में कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा पसंद है, और आप कहाँ जाना आपका सपना है?
वैसे तो मुझे इकोनॉमिक से यूएसए पसंद है, पर राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझे वो पसंद नहीं है। पर सबसे मैं ये मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक बार नॉर्वे जाके आऊँ और कुछ दिन नॉर्वे में बिता के आऊँ, क्योंकि क्या वो बात। एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है। उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत अच्छा है, और वो कंट्री किसी कॉन्फ्लिक्ट में वगैरह नहीं रहता है। निश्चित रूप से। अनिकेत जी, जैसे मेरा ये सवाल भी एक पर्सनल लेवल पे इंटरव्यू से हटके ही है कि आप इंडिया को सुपर पावर बनते हुए कब तक देखते हो? कुछ लोग बोलते कि 2050 तक हम लोग बन जाएंगे, आपके क्या मत है इस विषय पर? हाँ, अभी वैसे तो मैं नहीं बोल सकता, पर अभी जो इंडिया का मतलब इन्फ्लुएंस जो दुनिया में बढ़ रहा है, तो उससे डेफिनेटली इंडिया सुपर पावर बन ही जाएगा। जी, जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उससे इस बात के चांसेस ज्यादा है कि इंडिया बन सकता है 2050 तक के। और इसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप वालों का बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि जब तुमको ही व्यवहार करते आएगा तभी तो बनेगा इंडिया सुपर पावर, हाँ, है ना? नहीं तो बाकी और लोगों को क्या मतलब? अच्छा, ये चीज एक भी इंटरनेट है ना, प्लीज बोलिए। इसमें एक भी अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर हम आईएफएस बन जाते हैं, तो कि हमारा कंट्री को यूएनजीए में, यूएनएससी में रिप्रेजेंट कर सके, और हमारा नाम रहेगा वहाँ पे, स्पीच रिकॉर्डेड रहेगी, तो एक हिस्ट्री भी क्रिएट की जा सकती है। जैसे टीएस तिरुमूर्ति सर, और एक सेमा सलीम करके एक आईएफएस ऑफिसर है, सेमा सलीम नहीं, तो वो एक ब्लाइंड आईएफएस ऑफिसर है पाकिस्तान से, तो उसने मुझे इंस्पायर किया। ने आपको इंस्पायर किया? हम भी एक कर सकते हैं साइमा सलीम करके, क्योंकि मैं भी एक ब्लाइंड व्यक्ति हूँ, तो उससे मैं इंस्पायर हुआ कि कर सकते हैं, अगर थोड़ा मेहनत हो सकता है कि आईएफएस वगैरह में सिलेक्शन हो जाए। निश्चित रूप से आपका होना भी चाहिए, हमारी भी यही शुभकामनाएं आपके लिए। अनिकेत, मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड है और एक प्रकार की थ्योरी है ये। जैसे कई लोगों का मानना होता है कि भारत के लोग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, है ना? ऐसा मानना रहता है, भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। लेकिन ये ना एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। जैसे भारत से वही लोग जा रहे हैं वहां पे जो सचमुच में बहुत इंटेलिजेंट है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, और उनके पास अपॉर्चुनिटी के साथ साथ वो सिचुएशन भी है कि वो कर सके, वो लोग जाके वहां पे कुछ कर रहे हैं, है ना? तो मेरे हिसाब से फिर वो लोग अमेरिकन लोगों से ऊपर के हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा पर्सनल थिंकिंग है कि वो लोग भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो लोग तो इंटेलिजेंट थे ही ना। तो इस तरीके से मेरा मानना है, कई बार हम लोग हमारे बच्चों को गलत तरीके से मोटिवेशन भी देते हैं, क्योंकि वो लोग वहां सुपर पावर बन रहे हैं, अमेरिका के लोगों से ज्यादा एबिलिटी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो एबल है, उनका सिचुएशन अलग और इंडिया का सिचुएशन अलग है जो निम्न दर्जे का। अब तुम देखोगे 90% लोग तो वही हैं जो वहीं से पढ़े हैं। आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सा कुछ बोल लीजिए। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो ज़्यादातर थेराटिकल बेस्ड है, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमको नहीं दिया जाता है, और कॉलेजेस में भी अटेंडेंस रहता है 75%, तो बच्चे आते हैं, नहीं तो फिर कोचिंग क्लासेस वगैरह लगा के वहीं से एजुकेशन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें, जैसे अभी मैं अगर इंटरनेशनल स्टडीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, किसी एग्ज़ाम की, या एमए कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्टडीज़ में, तो जहाँ भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो हमें भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए कि बैक सीट में हम बैठे और देखें कि वो कैसे बात कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करें। तो ऐसे मौके देने चाहिए, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को
और कई स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह एजुकेशन के साथ साथ होना चाहिए। तो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। अभी न्यू नेशनल पॉलिसी आई है, पर मैंने उसका ड्राफ्ट अभी पढ़ा नहीं है। वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन का सिस्टम मेंशन किया है या नहीं है पता नहीं। पर एक अपना पॉलिटिकल ड्रॉबैक है कि मैंने कहीं सुना था कि चाइनीज लैंग्वेज को इन्होंने रिमूव कर दिया है स्टडीज से। पर ये सुना था मैंने, श्योर नहीं हूँ मैं। पर ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए। चाइना अपना राइवल है, चाइनीज लैंग्वेज थोड़ी। तो ये ऐसे पॉलिटिकल इवेंट और हेट्रेड पहुंचाने वाले लोग भी अपने आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। ये पॉलिटिकल इवेंट्स, ऐसे पॉलिटिकल लोग जो पॉलिटिकल हेट्रेड पहुंचाते हैं कि अब चाइना ने हमसे वॉर कर दी तो हम इनकी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये ड्रॉबैक है। हाँ, क्योंकि तुम उनकी लैंग्वेज तभी तो उनको समझोगे। हाँ है ना, ये तो टैक्टिक्स है। ये तो मतलब कि निम्न मूर्खता हुई कि भैया हम नहीं पढ़ेंगे, तुम नहीं पढ़ोगे तो भुगतोगे भी। तो मान लो कोई आर्मी में है, उसको चाइनीज समझ में आती है तो उसको समझ में आ जाएगा, पकड़ा गया तो भैया ये बोलते और अपने को इस तरीके से रिएक्ट करना फायदा हो गया। हाँ। तो ये तो कंपल्सरी करना चाहिए कुछ लोगों के लिए कि हाँ तुमको सीखना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, कोई लैंग्वेज को पढ़ना अच्छी बात है। तो ये देखा जाता है हालांकि हमारे देशों में कि इंग्लिश से नफरत कर रहे हैं, जर्मन से, चाइनीज से, जापानीज से, क्यों सीखे हम विदेशी भाषा। तो वो भाषा सीखने का एक एडवांटेज होता है। अब अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली आए थे, मुगल आए थे, सीखी ना हमारी लैंग्वेज। इस तरीके से लैंग्वेज से हेट्रेट नहीं होना चाहिए। आप बाकी चीजें ठीक है। अनिकेत जी, आप हमारे शो में आए, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या एक बार समराइज कर देंगे आज के इस शो में आपने क्या क्या कहा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से लेकर कैसे बनाई इसमें करिए, जो भी आपने वक्तव्य दिया, इसको एक बार छोटा सा समराइजेशन दे दो हमको, कंक्लूजन। तो मैंने इंटरनेशनल स्टडीज में करियर कैसे करे, मतलब एक ही होता है इंटरनेशनल स्टडीज, इंटरनेशनल अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, ग्लोबल अफेयर्स, एक ही, और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये इसमें करियर कैसे करे, जैसे मैंने बताया था कि एनटीए एक टेस्ट कंडक्ट करता है, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसके थ्रू हम किसी भी अपने पसंद के यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और आप रिसर्च भी कर सकते हो यूट्यूब, गूगल में। तो कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। और मैंने ये भी बताया था कि क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन और क्या सिलेबस होता है, क्या हमें आना चाहिए, और हमें 1-2 फॉरेन लैंग्वेज उचित रूप से सीखनी ही चाहिए अगर हमें करियर करना है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये बताया था और ये आज की समरी। अच्छा अनिकेत, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उन्हें कुछ सीख मिल पाए? हमें जैसे दुनिया से हेट्रेट नहीं रखना चाहिए। अगर दुनिया से हमारी राइवलरी भी है तो हम उन पर डिपेंडेंट भी है। और दुनिया एक, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक ही दुनिया है, कोई देश वगैरह जो है वो इंसान ने बनाया है, और दुनिया एक मतलब नेचुरल चीज है। तो हमें दुनिया के दृष्टिकोण से सभी चीजों को देखना चाहिए। और कोई गलतियां, कोई पॉलिटिकल इवेंट्स जो ब्लंडर्स होते हैं तो उनसे दूसरे कंट्री को सीखना चाहिए। तो वैसे ही हम कॉमन आदमियों से भी गलतियां होती है। अगर अपने आसपास भी किसी से गलती हो रही है तो उस गलती से भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास छोटी सी लाइफ है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि सिर्फ अपने जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम अब खुद गलतियां करें और उससे सीखते रहें। हमें दूसरों की भी गलतियों से सीखना चाहिए
और खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू। वाह, सही बात की है यार। तो मतलब लास्ट वाला तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। देखो, एक नासा के एक बार साइंटिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी, देश वगैरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बाकी कॉमन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता है। हम लोगों के लिए दुनिया ही सब कुछ है, क्योंकि हम इस दुनिया को रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा है कुछ सालों बाद में ये जो हमारी गैलेक्सी है, यदि तुम कहीं जाते हो दूसरी गैलेक्सी में, क्या बोलोगे, हम लोग मिल्की वे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात की अनिकेत जी आपने, और ये आपके इंटेलेक्चुअलिटी का बहुत बढ़िया सा सिंबल हमें नजर आया लास्ट वक्तव्य में। और हालांकि ये तो बहुत बड़ा चीज आप कर रहे हो, आपके फ्यूचर के लिए आपको ढेर ढेर शुभकामनाएं, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, यही आशा करते हैं। तो आप यहाँ आए और आपने अपना वक्त दिया, इसके साथ साथ बहुत सारी क्वालिटी भी है खेत में, इतना नॉलेज मैंने नहीं देखा है, ये रेयरली पाया जाता है ना। और तो आप क्या जेएनयू के बारे में सोच रहे हो अनिकेत? हाँ, मैं जेएनयू मैंने एनटीए का फॉर्म भर दिया है और इस साल भी एग्जाम दूंगा मैं जेएनयू की। हाँ, चलो ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू।